गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका न्यू लॉजिक पॉइंट चैनल पे। आज हम आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन के लिए एक पेपर लेने जा रहे हैं। पेपर 50 क्वेश्चंस का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल मिला के कंप्लीट पेपर 100 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग में हम इसमें लेके चलेंगे। आप लोगों को देखना है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं। तो उम्मीद रहेगी कि आप सभी का स्कोर 45 प्लस रहेगा। तो भाई एक क्वेश्चंस मैंने बताया है 2 नंबर का है और टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। टाइम आपके पास 1 घंटे का रहेगा। इसको करने के लिए आपको किस तरीके से पेपर लगाना है, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब तुरंत दूंगा। आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करनी है, उसका जवाब देखना है। पेन कॉपी उठाइए, आप 1 से 50 तक गिनते लिखिए। फिर उसमें आप देखिए कितने आप गलत पा रहे हैं। जो सही है उस पर टिक लगाइए। पहला सही है, पहला टिक। दूसरा सही है, दूसरे पे टिक। तीसरा गलत है, तीसरे को गलत कीजिए। इस तरीके से आपको लगाना है 50 क्वेश्चन। 35 के बाद 15 क्वेश्चंस आपको मैथ के मिलेंगे। मैथ के क्वेश्चंस आपको कॉपी में सॉल्व कर करके देखना है, तब मेरा आंसर देखना है कि आंसर सही आ जाता है गलत आ जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, ओरिजिनल पेपर है। उम्मीद रहेगी आप सभी इसमें 45 प्लस कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। पहला क्वेश्चन है भाई, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन, सी ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, डी ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन। तो प्यारे साथियों, इसका जवाब क्या रहेगा आपने अभी तक ढूंढ लिया होगा। तो मैं टिक लगाने जा रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? ए डॉक्टर टेड्रोस, बी डोनाल्ड टस्क, सी एंथनी लेक, डी डॉक्टर मॉगरेट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर टेड्रोस, बी डोनाल्ड टस्क, सी एंथनी लेक, डी डॉक्टर मॉर्गेट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहेगा प्यारे साथियों। डॉक्टर टेड्रोस इसके महानिदेशक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन है? हु वाज द राइटर ऑफ द जंगल बुक? पुस्तक जो जंगल बुक है वो किसने लिखी है? ए ऑप्शन जॉन किपलिंग, बी ऑप्शन रूडयार्ड किपलिंग, सी स्किनबॉन्ड, डी जोसे। तो प्यारे साथियों, इसका जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है रूडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसे आप सभी जानते होंगे। ए ऑप्शन 2 दिसंबर, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई, डी 15 जुलाई। तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, जो कि 11 जुलाई को इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन 5 की बात करूंगा। निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है? निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है? ए विक्टोरिया जलप्रपात, बी नियाग्रा जलप्रपात, सी एंजल जलप्रपात, डी सदरलैंड जलप्रपात। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन 5 का सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा झरना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको आपको रट के जाना है। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी जय शंकर प्रसाद, डी प्रेमचंद। तो सही जवाब आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर सी का डी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। द लेडी विद द लैम्प नाम से किसे जाना जाता है? ए इंदिरा गांधी, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन 8, कौन सा सम्राट स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? कौन सा सम्राट स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन, यानी सही जवाब का होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन 8 तक देखा। हम क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। आगे देखिए। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? ए अटाकामा,
बी सहारा, सी कालाहारी, डी थार। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? अटाकामा। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। निम्न में से कौन संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? ए कानूनी अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी मौलिक अधिकार। तो 10 का जवाब बताइए क्या होगा? तो 10 का जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों डी, जो कि मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर मैं 11 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसे सभी जानते हैं। ए चंडीगढ़, बी मेघालय, सी लक्षद्वीप, डी लद्दाख। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई केंद्र शासित प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, मेघालय, क्योंकि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और लद्दाख ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन 12, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी श्रीहरिकोटा, सी पुणे, डी अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर 12 का सही रहेगा ए यानी तिरुवनंतपुरम। तो आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? ए कोसी बांध, बी भाखड़ा बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन बांध। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन हीराकुंड बांध। 14 की बात करते हैं। दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? ए दक्षिण अमेरिका, बी एशिया, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका। आगे बात करते हैं विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 8 सितंबर। तो सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? 8 अक्टूबर, 8 अगस्त, 8 मार्च या 8 सितंबर। तो सही जवाब होगा 8 सितंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी एक बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? ए सिकरबी, बी रतौंधी, सी सूखा रोग, डी रक्त का थक्का ना जमना। तो सही जवाब होगा प्यारे साथियों इसका ए, जो कि सिकरबी विटामिन सी की कमी के कारण होती है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ए धोने का सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ए एम्पियर, बी केल्विन, सी कैंडेला, डी मीटर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी पीस ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो भाई मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ए एमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी बैरोमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी को अवशोषित किया जाता है? ए अमाशय द्वारा, बी बड़ी आंत द्वारा, सी भोजन नली द्वारा, डी छोटी आंत द्वारा। तो इसका सही जवाब बताइए भाई, अमाशय, बड़ी आंत, भोजन नली या छोटी आंत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत द्वारा। पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन 22, पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? ए आयोडीन, बी पोटेशियम, सी नाइट्रोजन, डी कैल्शियम। तो भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। निम्न में से
निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो भाई निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, बी छोटी माता, सी हैजा, डी सामान्य जुखाम। तो इसका सही जवाब होगा भाई क्वेश्चन नंबर 23 का हैजा, जो कि जीवाणु द्वारा होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रभावित होती है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर ए बहुदिशीय, या द्विदिशीय, या एक दिशीय, या चक्रीय। या तो बहुत दिशाओं में प्रभावित होगी, या दो दिशाओं में, या एक दिशा में, या चक्रीय में। तो इसका सही आंसर होगा भाई 24 का सी ऑप्शन, जो कि एक ही दिशा में प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है? ए ओजोन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा, आपने ढूंढ लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 26 की। निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है? यानी ऐसा कौन सा तत्व है दिए गए ऑप्शन में से जिसकी आवश्यकता हमें जलने के लिए नहीं होती, यानी दहन के लिए नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओस्मा, डी ईंधन। तो भाई इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। अब मैं आगे बात करूंगा क्वेश्चन 27 की। दिए गए आरेख में आपतित करण और परावर्तित करण के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। पहले समझो आपतित करण परावर्तित करण क्या है। ये कोई मिरर है, ये आने वाली किरण को आपतित करण कहते हैं। जिस एंगल से आपतित करण आती है उसी एंगल से परावर्तित करण कहते हैं। जाने वाली किरण को जो टकरा के जाएगी उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक वो एंगल बताना है। अब हमें ये एंगल दे रखा है कितना, 40 डिग्री का दे रखा है। ये एंगल कितने का दे रखा है? 40 डिग्री का। एक चीज़ बताइए, अगर ये 40 का तो ये भी 40 का होगा, क्योंकि जो लाइन है इन दोनों के बीच में, जो ये लाइन है ये क्या करती है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको समान दो भागों में डिवाइड करती है। अगर इधर 40 तो इधर 40, तो टोटल कितने का हो गए भाइयों? यहाँ से यहाँ तक हो गए 80 डिग्री का। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। 40 का ये और 40 का ये, तो दोनों किरणों के बीच कितने का हो गया? 80 डिग्री का हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं। 28 पर आइए। ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो पिच होती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है? ए आयाम, बी प्रबलता, सी आवृत्ति, डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा 28 का सी, जो कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूंगा। विद्युत प्रवाह को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्टमीटर, बी ओडोमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी एमीटर। तो क्वेश्चन 29 का सही जवाब आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, जो कि एमीटर होगा। निम्न में से क्वेश्चन नंबर मैं 30 की बात करूंगा। 30 पर आइए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उस वस्तु को वापस उसी फॉर्म में लाया जा सकता है, उस मटेरियल को उसी फॉर्म में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उस मटेरियल को वापस नहीं लाया जा सकते। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जलकर राख हो गई, वो दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या? जैसे पेड़ का काटना, पेड़ काट दिया, काटने के बाद भी उसमें से पेड़ दोबारा फूट के आ गया, तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। जैसे जल का जमना, और जल जैसे बर्फ़ में जमी और बर्फ़ से दोबारा जल बनाया जा सकता है, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन, वो मटेरियल वापस नहीं आ सकता। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है? पानी को उबलना,
या लोहे पर जंग लगना। देखो एक बार लोहे पर जंग लग गया तो जंग लगने के बाद वो नष्ट हो जाता, दोबारा लोहा नहीं बन सकता। फल का पकना, कच्चा फल पक गया लेकिन पका हुआ फल को कच्चा नहीं किया जा सकता, ये रासायनिक परिवर्तन है। कली का फूल बनना, कली से फूल बन गया लेकिन फूल से कली नहीं बन सकती, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, जंग लगने के बाद लोहा नष्ट हो गया लेकिन दोबारा लोहा नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पानी का उबलना, पानी से भाप बनी, भाप को हम इकट्ठा करके दोबारा पानी बना सकते हैं, तो भाई ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन 31 की मैं बात करता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि से संबंधित जितने भी संस्थान हैं वो सारे दिल्ली के अंदर है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर मैं 32 की बात करूंगा। वैज्ञानिक शब्द T4 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। T4 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए थायरॉक्सिन, बी थायराइड, सी गला, डी निम्न में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा थायरॉक्सिन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 33। कार्डियक शब्द निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ए मांसपेशी, बी मध्यपट, सी हृदय, डी पित्ताशय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हृदय से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 34। निम्न में से किसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रक, डी राइबोसोम। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे साथियों ए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का कोशिका घर भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 35 की। तत्व चांदी का प्रतीक क्या है? SI सिलिकॉन बनता है, Ag C से कार्बन बनता है, S से सल्फर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी Ag को चांदी का प्रतीक कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। मैथ के क्वेश्चन चल गए हैं, आप पेन कॉपी उठा लीजिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 529 का वर्गमूल क्या होता है? तो सही जवाब होगा A 33, बी 43, सी 23, डी 63। तो आप लोगों का सही जवाब क्या होगा? 23। सभी जानते हैं 23 का वर्ग 529, या फिर कहो 529 का वर्गमूल 23 होता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 37। अनिल एक कार्य को, ध्यान से सुनना, अनिल एक कार्य को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अनिल एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। अनिल एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37। अनिल एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है जबकि वरुण उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा करेंगे? अनिल 9 दिन में कार्य को कर रहा है जबकि वरुण 18 दिन में कर रहा है। दोनों मिल जाते हैं तो कार्य कितने दिन में होगा? ऑप्शन नंबर ए 6 दिन, बी 9 दिन, सी 12 दिन, डी 8 दिन। तो कॉपी पेन आप लोगों ने उठा लिया होगा, मैं करके बता देता हूँ। तो देखिए भाई, यहाँ पर अनिल है और यहाँ पर वरुण है। अनिल कर रहा है 9 दिन में और जबकि वरुण कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। और हमारे पास टोटल काम नहीं है तो टोटल काम बताइए। 9 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 9 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है भाई, 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आगे चेक करते हैं हम, आगे चेक करते हैं। 9 और 18 का एलसीएम 18 हो गए। तो यहाँ से देखिए, यदि अनिल 9 दिन में 18 काम करेगा तो 1 दिन में 2 काम करेगा। वरुण 18 दिन में 18 काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में आपका 1 काम करेगा। अब ये कह रहा है कि ये काम दोनों पर मिलकर कराना, अनिल और वरुण पर। काम कितना है प्यारे साथियों? काम है 18 आपके पास, टोटल काम 18 है। अनिल 1 दिन में 2 काम करता है, वरुण 1 दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे? 2 और 1 3 काम करेंगे। 3 के हिसाब से 18 काम को कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में कर लेंगे। तो प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 दिन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैं बात करूंगा भाई 38 की। 38 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक कक्षा में 20 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं और कक्षा में कुल छात्रों की संख्या में से लड़कियों का अनुपात बताना। ये कह रहा है एक कक्षा में 20 लड़कियां तथा 15 लड़के। तो मुझे बताइए कुल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र हो गए 20 लड़कियाँ और 15 लड़के, यानी कितने हो गए? 20 और 15 35।
कक्षा में कुल छात्रों की संख्या में से, तो कुल छात्र कितने हैं प्यारे साथियों, कुल छात्र हैं 35, आप 35 लिखिए। 35 में से कह रहा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, लड़कियां कितनी है इसमें, लड़कियां बताइए लड़कियां कितनी है, लड़कियां हमारे पास 20 है, तो आप यहाँ पर 20 लिखो। पहले कह रहा कुल छात्र, तो हमने पहले कुल लिखा, फिर कह रहा लड़कियां, तो लड़कियां हमने 20 लिख ली, लड़के कहता तो 20 की जगह 15 आता। कुल छात्रों में से कुल छात्र 20 और 15 35, और लड़कियों का अनुपात, लड़कियां कितनी हैं 20, तो 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो अनुपात कितना आ जाएगा 7:4, यानी आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 7:4, ना कि 4:7। हम आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या, 39 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करता हूँ। 3 वर्ष की अवधि के लिए 25,000 रुपये पर 20% वर्ष पर साधारण ब्याज क्या होगा। समय 3 वर्ष दे दिया, समय 3 वर्ष दे दिया, राशि 25,000 और दर 20%। साधारण ब्याज सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना है 25,000, गुना की दर कितनी है, दर आप देख पा रहे हैं 20%, दर कितनी है 20%, गुना के कितना हो जाएगा समय 3 साल, और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, यहाँ कितना होगा 250 की गुना 20 से करोगे, 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, ये पीछे कितने जीरो 2 जीरो, और गुना के कितना हमारे पास 3, और 5,000 गुना के 3 कितना आ जाएगा 15,000। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। 25,000 गुना के 20 गुना के 3 बटे 100 से आप काट लेना, आंसर कितना हो जाएगा 15,000। आगे बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 क्वेश्चन क्या है, 1208 का 12.5% क्या होगा। 1208 का 12.5%, ये हमारे पास संख्या है 1208 गुना के 12.5%, 12.5%, 12.5% हटाने के लिए 100, और एक अंक पहले दशमलव उसके लिए नीचे 10 कर लेंगे। इसके बाद देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका हो जाएगा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी हो जाएगा 10, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 151। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 104 तथा 160 का महत्तम समावर्तक क्या है। ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 8 या डी 5। इन चारों ऑप्शन में से 104 और 160 जिस ऑप्शन से भाग हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। 7 से करके देखते हैं, 7 से देखिए 7 से क्या आंसर आएगा। अगर हम 7 से करते हैं 104 को, 7 से 104 भाग या नहीं है, 7 से कम 7 बचा कितना 3, 34, 7 से भाग नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 से करते हैं 6 कम 6 कितना बचा 4, 44, 6 से भाग नहीं है, ये भी नहीं है। 5 से 104 भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 8, क्योंकि 8 से 104 भी भाग है और 160 भी भाग है। आगे बात करते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 की। 12, 16, 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 12, 16, 30 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी 12, 16, 30 से इनमें से जो क्या भाग हो जाएगी वो आपका आंसर होगा। 12 से भी भाग होने चाहिए कोई एक ऑप्शन, 16 से भी और 30 से भी, यानी तीनों नंबर से जो ऑप्शन भाग होगा वही आपका आंसर होगा। लघुत्तम में छोटा ऑप्शन लेना है। पहले छोटा ऑप्शन क्या है 140, 140 12 से भाग है, 12 कम 12 नहीं है। फिर 240, 240 12 से भाग है, 12 दूनी 24 20 बार। 16 से भाग है, 16 एकम 16, 16 पंजे 80 15 बार। 30 से भागे, 30 से भागे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12, 16, 30 का एलसीएम क्या कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 59, 29 का वर्गमूल क्या है। 75, 78, 77, 86। तो एक चीज़ बताइए, 59, 29, 59, 29 यानी लास्ट में कितना आ रहा है 9, और 9 किसका वर्ग करने पर आता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग करते हैं 9 आता है। या तो 3 का सुखेर करने पर 9 आएगा अंतिम अंक, या 7 का सुखेर करने पर 9 आएगा अंतिम अंक, यही तो है भाई। या तो 3 का सुखेर करने पर 9 आएगा, क्योंकि 7 7 49, 3 3 9। तो देखिए 75 अंत में कितना है 5, 5 25 25, लेकिन 9 लाना है, ऑप्शन नहीं हो सकता है। 78 में कितना है 8, 8 8 64, 9 लाना है, 4 आ रहा नहीं हो सकता। 86 में देखिए 6 6 36, लास्ट में 6 आ रहा लेकिन 9 आना है। ओनली 77 ऑप्शन ऐसा है जो कि 7 7 49, लास्ट में 9 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी। आगे हम चलते हैं, आगे देखिए एक बार आगे क्वेश्चन क्या है। आगे 44 क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, 44 पर आ जाइए। 44 10,648 का घनमूल क्या
क्या करें। घनमूल यानी 10,648 में अंत में कितना आ रहा है, आप देख पा रहे हैं 10,648 में अंत में कितना आ रहा है, 10,648 में अंत में आ रहा है 8। यानी ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन में जिसका हम घन करें और अंतिम अंक 8 आ जाए। जैसे 24 है, 24 में अंतिम 4 है, 4 का घन कितना होता है 64, 64 में अंतिम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि 8 आना चाहिए। 22, 22 में देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि 2 का घन कितना होता है 8, तो ये 22 का ही और किसी का नहीं होगा, क्योंकि 6 का घन 216 और 216 में कितना आएगा 6 आएगा। आगे 8 का घन कितना होता है 512 और 512 में कितना आएगा लास्ट में 2, जबकि अवाना कितना हमें अवाना 8 है, तो 8 किसके में आएगा ओनली 2 के घन में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। आगे मैं बात करूंगा 45 की। निम्नलिखित कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये समझो पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण किन्हीं दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाता तो उसे पूरक कोण कहते हैं। लेकिन संपूरक क्या होता है, पूरक और संपूरक दो तरीके के कोण होते हैं। पूरक कोण वो रहेगा किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री, लेकिन संपूरक कोण किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता। संपूरक टोटल 180 का, पूरक 90 का। तो यहाँ से देखिए एक कोण हमें 63 का दे रखा है, एक 63 का टोटल हम जानते हैं 90 डिग्री है। अगर 90 में से मैं 63 घटा दूँ, पूरक पूछ रहा है, तो 90 में से 63 घटाने पर इसका पूरक कोण कितना आ जाएगा 27 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46 की बात करते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी कितना होगा 2πr। 2π पाई का मान कितना है 22/7 है और r कितनी है 14 है। तो इसे काटोगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना आ जाएगा 88। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपये। अगर 7 मीटर कपड़ा 294 का आता है तो भैया 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा 294 बटे कितना आ जाएगा 7 का। लेकिन हमें पूछा क्या 5 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए, तो 5 मीटर कितने का हो जाएगा 5 का निकाल लो, 5 का कितना हो जाएगा 5 का हो जाएगा 294 बटे कितना 7 गुना के 5। तो इसे अब गुना करो, 7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 चौक अच्छा 294, सॉरी ये कितना है 294, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 42 पंजे कितने होते हैं 210, यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका 210 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन 48 की बात करते हैं। एक बेलनाकार बंद बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 7 मीटर है, 7 मीटर त्रिज्या दे दी और ऊंचाई कितनी दे दी 3 मीटर। इसे धातु की चादर से बनाया गया है। धातु की कितनी चादर की आवश्यकता होगी। जब भी टंकी बंद हो, बेलनाकार हो और चादर से उसे बनाया गया हो, चादर की कितनी चादर की आवश्यकता हो, तो इस केस में आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr और r प्लस के क्या होता है h, ये होता है बेलन का। तो लगा दो 2 पाई का मान कितना है 22/7 हो जाएगा। r कितनी है 7, r प्लस h, देखो r 7 और h कितनी है 3, तो 7 और 3 कितनी हो जाएगी 10, r प्लस h, 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44, 44 दाएंगे कितना हो जाएगा 440, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही होगा। आगे मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 49 की। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 320 है। वर्गाकार अगर परिमाप 320 है तो भुजा कितनी होगी 4 से इसे भाग देंगे, क्योंकि 4 होता है 4 8 32, यानी 80 भुजा हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का सुकेर, और 80 का सुकेर कितना होता है 8 8 64, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं 640 का, 640 का मतलब होता है गुना 87.5% कितना होगा 87.5 बटे कितना हो जाएगा 100, दशमलव हटाने के लिए कितना लगा लें 0, 0 से 0 कट गई, 25 चौका कितना होगा 100, 25 या 75, 25 पंजे 125, 4 से कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 पंजे 80, 16 तिया 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 16 पंजे 80, 16 तिया 48 और 8 56, यानी 560। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। तो भाई आशा करता हूँ मैंने आपको 50 क्वेश्चंस का ये पेपर दिया है जीडी ट्रेडमैन के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके 50 में से कितने नंबर आए हैं, और उम्मीद रहेगी कि आपके सभी के 45 प्लस रहे होंगे। तो
आपके लिए एक पेपर आज फिर से, अगला जो नेक्स्ट पेपर होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपने ये पेपर लगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।